जो अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, जो काम ना आए किस्मत लिखने वो बेकार जवानी है। दोस्तों यकीन मानिए, करियर के बिना ना कोई इज्जत है ना कोई खुशी, इसीलिए मेहनत करिए और एक बेहतर करियर बनाइए। दोस्तों उसी के उद्देश्य से मैं आप सभी के बीच यूपीपीसीएल का 24 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट के पेपर का एनालाइज कराने के लिए आप सभी के सामने खड़ा हूं। देखिए आज का दोस्तों जो हमारा सेशन है, इस सेशन में 61 नंबर का क्वेश्चन जो है ये पहला क्वेश्चन है। और आप देख रहे होंगे ना, यूपीपीसीएल के द्वारा जो 24 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट में जो आयोजित हुआ था उस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बस दोस्तों इस पूरे क्लास को देखिएगा, आप आधा अधूरा क्लास को देखकर भागिएगा मत, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, किसी एसी उत्पादक अल्टरनेटर को एक्साइट करने हेतु किस एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है ना। इसका तो आंसर आपको पता है, सुनना आंसर तो होगा दोस्तों कि जो आपका डीसी शंट जनरेटर है ना, वही एक्साइटर के रूप में काम करता है। और ये फील्ड वाइंडिंग को कितना वोल्टेज देता है, 250 वोल्ट डीसी प्रोवाइड कराता है ना। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। जो हमारी अल्टरनेटर है दोस्तों, इसके फील्ड वाइंडिंग को ना हम 3 प्रकार से एक्साइट कर सकते हैं। लिखिएगा, पहला जो इसका प्रकार है दोस्तों बैटरी के द्वारा है ना, किसके द्वारा, हम बैटरी के द्वारा एक्साइट कर सकते हैं। और दूसरा शंट जनरेटर के द्वारा एक्साइट करते हैं। और तीसरा दोस्तों स्वयं के द्वारा है ना, किसके द्वारा, स्वयं का मतलब क्या है दोस्तों कि जो अल्टरनेटर आपकी पावर बिल्डअप कर रही है ना, उसी पावर का कुछ अंश इसके फील्ड वाइंडिंग को दे करके इसके वाइंडिंग को हम एक्साइट कर लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, शंट जनरेटर होगा। और जो विभेदी जनरेटर दोस्तों, इसको हम कहां पर काम में लेते हैं, इसका यूज किया दोस्तों आर्क वेल्डिंग को सप्लाई देने के लिए। किसको, आर्क वेल्डिंग को सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, विभेदी जनरेटर का यूज करते हैं। और सीरीज जनरेटर जो है ये ब्रूस्टर के रूप में काम आती है। लिखेगा, ये किसके रूप में काम आती है, ब्रूस्टर के रूप में। जो आपका डीसी सिस्टम होता है दोस्तों, डीसी सिस्टम में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं। और डायनामो को दोस्तों कहां पर यूज करते हैं, आपको पता है दोस्तों, जो मेगर होता है ना, मेगर के अंदर क्या लगी होती है, डायनामो दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यही क्या होता है, डायनामो का काम होता है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 है कि अल्टरनेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। देखना, मोटर दोस्तों अगर डीसी है ना तो वो 3 प्रिंसिपल पर वर्क करता है। देखिए सबसे पहला लिखिएगा डीसी मोटर के बारे में, तो ये 3 प्रिंसिपल पर वर्क करेगा है ना। पहला दोस्तों जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है उस पर, और दूसरा लेंज के नियम पर, और चौथा दोस्तों जो बैक ईएमएफ है ना, जो बैक ईएमएफ है दोस्तों, बैक ईएमएफ फैराडे का जो राइट हैंड रूल है ना, राइट हैंड रूल है, इस पर काम करता है। तो कुल मिलाकर के मोटर 3 रूल पर काम करते हैं, फैराडे के, लेंज के और फैराडे के राइट हैंड नियम। जो ईएमएफ जनरेट होता है वो कार्य करती है। तो ये डीसी मोटर का हो गया। और डीसी जो जनरेटर है या फिर डीसी मोटर है ना, ये केवल 2 नियम पर कार्य करते हैं दोस्तों। ये चालू होता है फैराडे के नियम पर और कार्य करता है लेंज के नियम पर, इतना आपको ध्यान रखना है ना। तो फैराडे का नियम क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए फैराड का कोई नियम नहीं है दोस्तों, फैराड क्या है, चार्ज की एक यूनिट है। ये क्या है दोस्तों, आवेश की एक इकाई मानी जाती है ना। वेल्स का कोई नियम नहीं होता है ना, वेल्स का कोई नियम नहीं है दोस्तों। बोल्ट्जमैन का नियम जरूर है, ये आपके लिए एक आज सीखने की चीज है। देखिए इसका जो नियम है दोस्तों, Jx बराबर सिग्मा T4 क्या है इसकी दोस्तों, इसका क्या है, ये इसका सूत्र है। इसमें देखना जो Jx है ना, ये किसको बताती है दोस्तों, ब्लैक बॉडी। लिखेगा ये किसको बताती है, ब्लैक बॉडी है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएंट, ब्लैक बॉडी रेडिएंट एमिटेंस है ना। ये क्या चीज है, ब्लैक बॉडी रेडियंस एमिटेंस। तो ये वो चीज है दोस्तों कि जैसे कि कोई प्रकाश उत्पन्न होती है ना और ब्लैक बॉडी पर वो जाती है ना, तो वो अवशोषित हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, वही है दोस्तों Jx। और सिग्मा क्या है दोस्तों, ये नियतांक है, किसका नियतांक है, बोल्ट्जमैन रूल का नियतांक है। और इसका मान लिखे दोस्तों 5.67 गुणे 10⁸ वाट प्रति मीटर स्क्वायर की के की पावर 4, इतना बड़ा दोस्तों क्या है इसका वैल्यू है ना। और इसमें देखिए जो टी है ना,
ये क्या है दोस्तों, थर्मोडायनामिक तापमान है। ये क्या है, थर्मोडायनामिक तापमान है ना। तो ये एक नई चीज थी दोस्तों जो आपके नोटबुक तक पहुंच चुकी है। इसका यूज कहां पर होता है, बोल्ट्जमैन नियम का दोस्तों, जो विकिरण होता है ना, जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है ना, विकिरण तथा तापमान, किसके बारे में दोस्तों ये बताती है नियम, विकिरण तथा तापमान से संबंधित ये आपको इंफॉर्मेशन देती है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फैराडे का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ना अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के बहाव को किस नाम से जानते हैं, तो बड़ा इजी सा इसका आंसर है यार, करंट कंपोनेंट ये कहलाती है। कौन सी कंपोनेंट है ये, करंट कंपोनेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ना माय डियर, ये क्या करते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर प्रवाहित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का काम है। लेकिन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जो प्रवाहित होते हैं ये दोस्तों, ये करंट का काम है। किसका काम है, ये करंट का काम है। देखना जब भी दोस्तों 6.28 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दोस्तों अगर किसी मेटल से ये प्रवाहित होते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उस धातु में 1 एम्पीयर का करंट प्रवाहित हो रहा है। तो 1 एम्पीयर करंट किसके बराबर है दोस्तों, ये इसके बराबर होती है ना, 6.28 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। आवृत्ति कंपोनेंट क्या है, सुनना कि जो एसी है दोस्तों, ये 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करती है, वही कहलाती है आवृत्ति कंपोनेंट। और वोल्टेज कंपोनेंट क्या है, इसका काम क्या होता है, देखिए कोई चार्ज है ना, मान लीजिए ये एक चार्ज है, यहाँ पर इसको जाना है तो ये गति करके जाएगी दोस्तों। गति तभी करेगी जब इसको पीछे से कोई फोर्स लगाने वाला होगा। तो पीछे से जो फोर्स लगा रहे हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं कि वोल्ट कंपोनेंट। इसको क्या कहा जाता है, वोल्ट कंपोनेंट। और रेजिस्टेंस का क्या काम है, करंट को कंट्रोल करना। करंट को कंट्रोल कौन कर सकता है दोस्तों, रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल कर सकता है ना। बने रहिएगा इस क्लास में, बस इस क्लास को दोस्तों दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाना है आपको, और इस पूरे क्लास को आनंद के साथ देखना है आपको, है ना। बहुत कुछ सिखाने वाली है ये क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर है 64 का, किसी कर्णक में वायर किस उपकरण द्वारा क्रिम्प किया जाता है, क्रिम्पिंग करने वाला उपकरण। अब जो भी हो दोस्तों, क्रिम्पिंग करने वाला उपकरण, उसी के द्वारा वायर को क्रिम्प किया जाता है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों थिम्बल लगाना या लक्स लगाना। कटर के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, वायर की कटिंग की जाती है या तार की कटिंग की जाती है। सोल्डर द्वारा सोल्डरिंग किया जाता है। वायर विगलक के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, इंसुलेशन छीला जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इंसुलेशन उतारना जिसको कहा जाता है। इंसुलेशन को अगर आपको उतारना है तो क्या करेंगे, वायर विगलक का इस्तेमाल करेंगे। बहुत छोटी उपकरण है और इलेक्ट्रीशियन दोस्तों इसको यूज करता है। क्वेश्चन नंबर है 65, किस मान का वर्तमान देकर, पढ़ना इस क्वेश्चन को, किस मान का वर्तमान देकर जो ट्रिकल चार्ज सिस्टम को सफल बनाया गया दोस्तों, वो किस मान का करंट देते हैं आप, तो आप ना निम्न मान का करंट देते हैं और एसी करंट देते हैं। एक पॉइंट नोट कीजिएगा, और वो पॉइंट क्या है दोस्तों, जो इसमें चार्जिंग करंट होती है ना, कौन सी करंट, जो इसमें चार्जिंग करंट होती है, वह दोस्तों फुल करंट का कितना होता है, तो फुल करंट का वो दोस्तों 20% हो, यानी कि 20% होता है। फुल करंट का कितना, 20% होता है। जो चार्जिंग करंट है वो फुल करंट का 20% होता है। या फिर यूं भी लिखिए दोस्तों कि जो चार्जिंग करंट की दर होती है ना, चार्जिंग करंट का दोस्तों जो दर होता है ना, वो कितना होता है, 2 से 3%। कितना, 2 से 3%। ये दोनों चीजें आपके लिए दोस्तों, चार्जिंग करंट फुल करंट का कितना परसेंट होता है, या फिर चार्जिंग करंट का रेट कितना होता है, तो वो 2 से 3% होता है। हम ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, हमारा एक ही दोस्तों मकसद होता है कि जो सल्फेशन होता है दोस्तों, सल्फेशन फॉल्ट, इस फॉल्ट को हमें क्या करना है दोस्तों, घटाना है ना। सल्फेशन फॉल्ट कब आता है, जब किसी बैटरी को दोस्तों बहुत दिनों तक आप इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, उस कंडीशन में ये ट्रिकल चार्ज दोस्तों आपको करके चार्ज करना होता है। एक चार्ज होता है दोस्तों बूस्ट करना, है ना, आपको पता है ना, बूस्ट करना यानी कि टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं और बहुत कम समय में उसको चार्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विशिष्ट गुरुत्व का मान बताइए। बताइएगा आप, विशिष्ट गुरुत्व का मान क्या होगा, यदि सीसा संचायक बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित हो चुका है, तो इसका 2 मान होता है।
देखना, एक होता है 1250 से लेकर के 1280। अब देखिए इस ये दोनों आंसर है, ऑप्शन में दोनों आंसर है, तो आंसर इसका आपको क्या करना है कि 1280 बिल्कुल कंफर्म है, 100% कंफर्म है, 1280 ही आपको करना है, 1250 नहीं करना है, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम वाले मान को हम ले करके चलते हैं। जब भी दोस्तों इस प्रकार से तुलनीय वाले ऑप्शन हो ना, हमेशा आप तुलना करना बड़े वाले से। देखना, जब कोई बैटरी चार्ज हो जाती है तो हमें क्या क्या किन किन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों इसके वोल्टेज रेटिंग को, किसके, बैटरी के वोल्टेज रेटिंग को इसका वोल्टेज रेटिंग दोस्तों 1.8 से लेकर के 2.1 वोल्ट के बीच होना चाहिए अगर हम वोल्टेज मापते हैं तो, है ना। अंदर इतना होना चाहिए और टर्मिनल पर इतना होना चाहिए। फिर इसी के साथ में दोस्तों इसका जो गुरुत्व होता है ना, ग्रेविटी, वो कितना होना चाहिए, तो वो 1250 से लेकर के दोस्तों 1280 या फिर 1300। अगर ऑप्शन में 1300 है तो आप दोस्तों इसको भी करेक्ट करेंगे, आंसर मिलेगा, इसको भी करेक्ट करेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। इन दोनों को करने से आपका सही आंसर होगा और नंबर दिया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों गैसीय, है ना, इसी के साथ में लिखेगा, गैस को भी हम चेक करते हैं। इसमें से देखिए जो ऋणात्मक दोस्तों इसमें से प्लेट होती है ना, उसमें से आपको हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ दिखाई देगा। कौन सा गैस दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। किस टर्मिनल से निकलती है, जब बैटरी दोस्तों फुल चार्ज हो जाती है तब की हम बात कर रहे हैं। और इसी के साथ में जो आपका ऋणात्मक वाली टर्मिनल होता है ना, इस टर्मिनल से दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस। कौन सी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन किससे निकलती है, वो दोस्तों ऋणात्मक वाले प्लेट से निकलती है ना। हाइड्रोजन ऋणात्मक से, दोनों ऋणात्मक हो गया, क्या इसमें धनात्मक होगा, है ना, इसमें क्या होगा, धनात्मक। तो धनात्मक टर्मिनल से ऑक्सीजन, ऋणात्मक से हाइड्रोजन गैस। और इसी के साथ में देखना, गैस के साथ में दोस्तों प्लेट का रंग भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। प्लेट का रंग कैसा होगा, अगर ऋणात्मक प्लेट है दोस्तों तो ऋणात्मक प्लेट में इसका सलेटी रंग हो जाएगा। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी ना तो ये सलेटी रंग की हो जाएगी। और इसी के साथ में देखिएगा जो आपकी धनात्मक प्लेट है ना, वो किस रंग का हो जाएगा दोस्तों, वो गहरा दोस्तों चॉकलेटी रंग का। कैसा, गहरा चॉकलेटी रंग का, या फिर आप लिख सकते हैं दोस्तों भूरा रंग। तो ये सारे कंडीशन है, इसको आपको याद करना है ना। दोबारा देखना, वोल्टेज 1.8 से 2.1 वोल्ट के बीच होना चाहिए। ग्रेविटी दोस्तों 1250 से 1280, अगर ऑप्शन में 1300 है तो 1300 करना है। और गैस के अगर बारे में पूछे तो ऋणात्मक प्लेट से, है ना, ऋणात्मक प्लेट से हाइड्रोजन गैस, धनात्मक प्लेट से ऑक्सीजन गैस। और प्लेट का कलर कैसा होगा, तो ऋणात्मक स्लेटी रंग की और धनात्मक जो होगी वो गहरा चॉकलेटी रंग की, है ना, यानी कि भूरा कलर का क्या हो जाएगा, इसका प्लेट का कलर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको नोट करना अपने नोटबुक में। बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 67, फाइल बनाने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ का चुनाव किया जाता है। देखना, फाइल बनाने के लिए ना आपको कभी भी सिलेक्ट करने के लिए बोला जाए ना कोई मटेरियल, तो आप ऐसे मटेरियल को चुनना कि फाइल कंप्लीट हो जाने के बाद फाइल का यूज हम जहां पर करेंगे, जिस सरफेस को घिसने के लिए करेंगे तो वो सरफेस घिस जाए लेकिन फाइल ना घिसे, ऐसा आपको मटेरियल चुनना होगा। तो वो है आपका उच्च कार्बन स्टील, है ना। इसमें क्या होता है, 0.6 से लेकर 1.4% क्या होती है दोस्तों, इसमें कार्बन होती है ना। कार्बन जितना अधिक बढ़ाएंगे दोस्तों, इसमें क्या होगा, कठोरपन उतना ही अधिक बढ़ेगा, जिससे क्या हो जाता है, भंगुरपन भी अधिक बढ़ जाती है ना, यानी कि ये टूटने भी लगती है। इसलिए आपको ये नहीं कि हमें हाई कार्बन मिला दें ताकि हाई कठोरपन मिल जाए, फिर ये टूट भी सकता है। डीसी मोटर्स में कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच अचालकता को बढ़ावा देने के लिए किस सामग्री को महत्वता दिया जाता है ना। तो ये माइका को महत्वता दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों 20 से लेकर 60 किलो वोल्ट प्रति एमएम इसका क्या होता है दोस्तों, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी होती है इसकी, 20 से लेकर 60 किलो वोल्ट प्रति एमएम, है ना। तो ये क्या करता है, ये इंसुलेट करता है दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच। और जो कम्यूटेटर है दोस्तों, देखना, ये जो कम्यूटेटर है ना, ये किसकी बनाई जाती है दोस्तों, हार्ड ड्रॉन कॉपर की। किसकी, ये हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनाई जाती है। अगर दोस्तों आपसे कोई पूछ लेना कि हार्ड ड्रॉन कॉपर का हम क्यों बनाते हैं, हम चाहते हैं कि अगर जनरेटर अंदर से दोस्तों 1000 वोल्टेज जनरेट कर रही है ना, तो हमें आउटपुट में भी डिट्टो
दोस्तों 1000 वोल्ट मिल सके इसलिए हम हार्ड ड्रोन कॉपर को बनाते हैं। हार्ड ड्रोन कॉपर एक ऐसा मटेरियल है दोस्तों, इसके द्वारा दिया गया जो पावर है ना, इसको जो हम पावर इनपुट के रूप में देते हैं आगे ट्रांसफर करने के लिए, तो उस पावर को बिना ड्रॉप कराए यह आसानी से डिलीवर कर सकता है ना। क्वेश्चन है अगला कि जनरेटर किस सिद्धांत पर ऑपरेट होते हैं। दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। देखिए 24 जनवरी 19 में जो शिफ्ट फर्स्ट में एग्जाम हुआ बड़ा इजी क्वेश्चन आया था, है ना। इससे पहले वाले ओल्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे होंगे तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है यार, बहुत सारे उसमें वीडियोज है, आप उसको देखना और कोशिश करना कि कंटेंट आपको जो कंटेंट आपको दिया गया ना उस कंटेंट को आप एनालाइज करना और समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा गॉस का नियम कहां पर लागू होता है। तो सबसे पहली बात देखिए, गॉस का नियम वहीं पर दोस्तों लागू होता है जहां पर जो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है ना, व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम है ना दोस्तों, और इसका नियम क्या है, इसका नियम है F बराबर m1 इंटू m2 बटा डी स्क्वायर। ये क्या है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इस नियम का दोस्तों जहां पर पालन होता है ना वहीं पर दोस्तों हम गॉस के नियम को लगाते हैं। कहां पर लगाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, पहला इसका एग्जांपल लिखेगा पॉइंट चार्ज के लिए, कहां पर पॉइंट चार्ज हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। और दूसरा लिखेगा अनंत लाइन चार्ज के लिए, अनंत लाइन चार्ज हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा लिखेगा गोलाकार सेल्स के लिए, किसके लिए, गोलाकार सेल्स के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो देखिए 3 इसका यूज हो गया ना, गोलाकार सेल्स हो गया, अनंत लाइन चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज के लिए। ये सब गॉस के नियम दोस्तों, ये गॉस के नियम का उपयोग है, यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का जहां पालन होता होगा वहां पर गॉस के नियम को यूज करते हैं। यानी कि एक और एग्जांपल लिखिए दोस्तों, जो आपका विद्युत क्षेत्र है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम इसको, जहां पर विद्युत क्षेत्र को वितरित किया जाता है ना वहीं पर दोस्तों इसका जो व्युत्क्रम का नियम है ना वहां पर पालन हो जाता है। इस नियम का पालन, इस सूत्र का पालन, जब विद्युत क्षेत्र को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसका पालन वहां पर हो जाता है और वहीं पर हम गॉस के नियम को यूज करते हैं। बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला है, किसी डीसी इंजन द्वारा उत्पन्न ईएमएफ का सही समीकरण क्या है। दोस्तों 5ZNP60A क्या है, ये इसका दोस्तों क्या है, ईएमएफ है ना, जो जनरेट करता है जनरेटर। किसी स्थिति, उस स्थिति को बताइए जब किसी डीसी जनरेटर उच्चतम एफिशिएंसी पर काम कर रहा होता है। ये भी बड़ा इजी आंसर है, वेरिएबल लॉस दोस्तों कोर लॉस के बराबर हो जाए। सुनना, कभी भी ये मत लिख देना दोस्तों कि जो आपका कोर लॉस है ना ये वेरिएबल लॉस के बराबर हो जाए, हमेशा वेरिएबल लॉस कोर लॉस के बराबर होना चाहिए। आपको पता है ना वेरिएबल लॉस दोस्तों किस पर, लोड पर डिपेंड करता है, लोड अप डाउन होता है, ये लॉस दोस्तों वेरी करता रहता है ना। और जो कोर लॉस है ये वेरी नहीं करता है, ये लोड से इसको कोई मतलब नहीं है, फिक्स है क्या, ये फिक्स है। तो कोर लॉस कम होता है, वेरिएबल लॉस अधिक होता है। हम वेरिएबल लॉस को कम करना चाहते हैं तो हमें कोर लॉस के बराबर करना होगा, तब जाके कम हो सकता है ये। एक इसका और आंसर आता है दोस्तों कि देखिए इसका और एक आंसर बनता है वेरिएबल लॉस, है ना, वेरिएबल लॉस बटा कोर लॉस बराबर 1 है ना। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। एमपीटीओ में दोस्तों ये पूछा जा चुका है, एमपीटीओ में ये पूछा जा चुका है और ऑप्शन में यही था जो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, खिंचाव संकर्षण ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मशीनों को चुना जाता है। तो एसी का तो कोई सीरीज मशीन होती नहीं है, डीसी का ही सीरीज मशीन होता है। खिंचाव का मतलब ट्रेन, संकर्षण का मतलब क्रेन, है ना। तो बहुपद ये हो गया डीसी सीरीज में। बहुपद मशीन को यूज कहां पर करते हैं, और कम्यूटेटर मशीन देखिए, ये अभी एमपीटीओ का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें पूछा गया था कि कम्यूटेटर मशीन किस मशीन का दूसरा नाम है। तो ये है दोस्तों रिपल्सन मशीन का, किसका है ये, रिपल्सन मशीन का ये क्या है,
दूसरा नाम है। और ये सिंगल फेज की मशीन होती है, रिपल्सन मशीन, ये सेल्फ स्टार्ट मशीन नहीं है। क्वेश्चन, इस बात को कौन सा नियम प्रमाणित करता है कि किसी इलेक्ट्रिक जंक्शन में करंट संगमन का अलजेब्रिक योग 0 होता है? ये दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। आंसर तो आपको मुझे पता है, मालूम है कि किरचॉफ का करंट नियम है। देखना, जो केसीएल है दोस्तों, किरचॉफ करंट लॉ है दोस्तों, ये ओनली फॉर, है ना, ये लिखना ओनली फॉर डीसी सप्लाई पर ये काम करती है। किस पर? ओनली फॉर डीसी सप्लाई पर काम करती है, पहला कंडीशन। और दूसरा इसका क्या कंडीशन है? ये हो गया पहला। और दूसरा लिखना दोस्तों कि निम्न फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में, है ना, निम्न फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, निम्न फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में यूज किया जाता है। और इसमें देखिए जो केसीएल होता है दोस्तों, इसमें जो विद्युत आवेश होता है ना, ये कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। ये आपके लिए एक नया चीज है। विद्युत आवेश कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, निम्न फ्रीक्वेंसी पर काम करना चाहिए, काम करता है ओनली फॉर डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई दोस्तों, डीसी सर्किट, डीसी सर्किट पर ये काम करता है ना, डीसी सर्किट पर काम करता है। वहीं पर अगर केवीएल के बारे में देखें दोस्तों, जो केवीएल है ना, इसमें विद्युतीय क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र इसमें नियत होता है। देखिए जो केवीएल है ना, इसमें चुंबकीय क्षेत्र नियत होगा, और केसीएल में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत आवेश, विद्युत चार्ज इसमें क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसको हमेशा डीसी में ही यूज किया जाता है, लेकिन अगर एसी में यूज करना है ना, तब दोस्तों आपको लाप्लासा ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? लाप्लासा ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करके आप दोस्तों क्या कर सकते हैं? इसको एसी सप्लाई पर भी काम कर सकते हैं। अन्यथा ये केवल दोस्तों क्या कर सकते हैं? करंट और वोल्टेज ज्ञात करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एम्पियर की यूनिट क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट ही एम्पियर की यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक विभव की यूनिट क्या है दोस्तों? ये वोल्ट इलेक्ट्रिक विभव की यूनिट है। और गतिशील आवेश दोस्तों, ये गतिशील आवेश एम्पियर ही है ना, गतिशील आवेश की यूनिट एम्पियर होती है। स्टैटिक आवेश की यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है दोस्तों कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब इसकी क्या होती है? स्टैटिक यूनिट होती है, स्टैटिक करंट की यूनिट होती है। करंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्रिफ्ट करंट, नोट कीजिएगा, ड्रिफ्ट करंट, और एक डिफ्यूजन करंट होती है ना। इनमें से कौन सा समीकरण ओम के नियम को प्रमाणित करता है दोस्तों? ये सारे करते हैं, ये सारे करते हैं। V बराबर आई आर, आई बराबर V बटा आर, या आर बराबर V बटा आई। और देखिए जो ओम का नियम है ना दोस्तों, यह लागू कहां पर होता है? हमेशा लीनियर सर्किटों में लागू होता है। ध्यान से लिख लेना, लीनियर सर्किट में, यानी कि वोल्टेज हम बढ़ाएं तो करंट तुरंत से बढ़ना चाहिए, ऐसे सर्किटों में लागू होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जितने भी दोस्तों, वो ओम के नियम को दोस्तों नहीं मानते हैं। जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन से बना डायोड हो गया, दोस्तों एक फिक्स इनका क्या है? एक वोल्टेज है कि इतने वोल्टेज तक हम करंट प्रवाहित, वोल्टेज तक वोल्टेज प्रवाहित करेंगे तब जाके करंट प्रवाहित होगा, है ना। लेकिन ऐसा ओम के नियम में दोस्तों नहीं कहा गया है। किसी वैद्युतिक सर्किट, किसी वैद्युतिक सीरीज सर्किट के लिए कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए, करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और RN, यानी कि अनंत रेजिस्टेंस तक जितने रेजिस्टेंस लगे होंगे। देखना, प्रतिरोध हो, इंडक्टर हो, दोनों सीरीज में जुड़ते हैं। कैपेसिटर दोस्तों क्या करता है? ये सीरीज में घटने लगता है। विभव कंट्रोलर के रूप में किस डायोड का प्रयोग किया जाता है? अब आएगा दोस्तों ऊंट पहाड़ के नीचे। विभव जो कंट्रोल है ना माय डियर, ये जीनर डायोड के रूप में काम करता है। जीनर डायोड क्या है? इसका दोस्तों देखना, इसका ना किस प्रकार से सिंबल होता है, वो सिंबल भी आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और कभी भी दोस्तों जब डायोड बनाना है तो डायोड को खाली मत कर रखना, इसको दोस्तों क्या करना है? आपको इसी प्रकार से भर देना है ना। और ये है क्या है आपका? जीनर डायोड, है ना। ये क्या है? एनोड है इधर, और इधर है इसका कैथोड। हम कैथोड को निगेटिव टर्मिनल कहते हैं और इसको पॉजिटिव वाला टर्मिनल कहते हैं। इसमें आपको जानने लायक क्या चीज है कि इसमें देखिए दोस्तों, जो डोपिंग की जाती है ना, बहुत दोस्तों इसमें हैवी डोपिंग होता है, बहुत हैवी डोपिंग होता है। और ये क्या होता है कि ये दोस्तों जो इसका रिवर्स बायस में किस प्रकार काम करता है दोस्तों? ऑन स्विच की तरह,
किस प्रकार, ऑन स्विच की तरह। और जो इसका फॉरवर्ड बायस होता है ना, इसमें दोस्तों ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है। कैसे? ऑफ स्विच की तरह। तो ऑन ऑफ स्विच की तरह ये कब काम करेगा, किस बायस में काम करेगा, इसको आपको ध्यान रखना है ना। और ये वोल्टेज कंट्रोलर के रूप में, रेगुलेटर के रूप में ये काम आती है। और इसके अलावा देखिए जो आपकी एलईडी डायोड है ना, ये क्वांटम थ्योरी के सिद्धांत पर काम करती है। किस थ्योरी पर? क्वांटम थ्योरी के प्रिंसिपल पर ये काम करती है। टनल डायोड को हम इसाकी डायोड भी कहते हैं। कौन सा डायोड कहते हैं हम इसको? इसाकी डायोड लिखेगा, इसको हम इसाकी डायोड के नाम से भी जानते हैं। इसका ये दूसरा नाम है, ये कई बार पूछा भी जाता है। और इसी के साथ में नोट करिएगा, जो इसाकी डायोड है इसका प्रयोग आप कहां पर करते हैं? तो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर के रूप में काम करती है। ये किसके रूप में? फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर के रूप में ये काम कर सकती है। वैरेक्टर डायोड जो है दोस्तों, ये वैरेक्टर डायोड का 3 नाम है। पहला नाम लिखेगा, इसको हम वेरी कैप डायोड के नाम से जानते हैं, या फिर दोस्तों इसको हम वोल्टेज वेरिएबल लिखेगा, वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड है ना, कैपेसिटेंस डायोड। ये दोस्तों इसके 2 नाम हो गए है ना। ये कितने नाम हो गए? 2 नाम। और एक और है, इसको हम ट्यूनिंग डायोड भी कहते हैं। इसी को हम ट्यूनिंग डायोड भी कहते हैं। तो ये इसके 3 नाम हो गए, देखिएगा, वेरी कैप, वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड और ट्यूनिंग डायोड। 3 डायोड हो गए है ना। और इसमें डोपिंग बहुत अधिक होता है। और दोस्तों ये टनल डायोड से भी फास्ट ऑपरेशन इसका होता है ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, अभी एक आध 2 क्वेश्चन और है। ऐसे उपकरण जिसके कॉइल मूवमेंट करते हो वह किस सप्लाई पर काम करता है? दोस्तों केवल वो शुद्ध डीसी पर काम कर सकता है। अगर गलती से भी आपने एसी सप्लाई दे दिया ना दोस्तों, तो जलेगा तो नहीं, लेकिन उसका पॉइंटर वाइब्रेट करता रहेगा। किस स्थिति में 2 कॉइल का प्रयोग 3 फेज सिस्टम में पावर मापने के लिए करते हैं? बैलेंस और अनबैलेंस दोनों प्रकार के लोड द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों इसमें। और किस प्रकार का पावर का मापन करता है? रिएक्टिव पावर का मापन करता है। इसको भी नोट करना। एनर्जी मीटर किस किस्म का उपकरण है? ये एकीकृत किस्म का उपकरण है। देखना, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ये केवल दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? ये टोटल 2 प्रकार के होते हैं। देखना, ये टोटल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एनालॉग प्रकार का है ना, एनालॉग टाइप का होता है। और दूसरा जो होता है ना, वो है दोस्तों डिजिटल टाइप का, वो डिजिटल टाइप का होता है। अब इसी के और पार्ट देखिए, एनालॉग जो है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है ना, एक होता है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब ये सेकेंडरी है दोस्तों, ये भी कुल 3 पार्ट है, इसके भी कुल 3 भाग हैं। और पहला भाग को हम कहते हैं इंडिकेटिंग, इसको हम क्या कहते हैं? पहले को इंडिकेटिंग और दूसरे को रिकॉर्डिंग और तीसरे को कहा जाता है इंटीग्रेटिंग है ना, तीसरा को इंटीग्रेटिंग कही जाती है। तो जो इंटीग्रेटिंग यानी कि जो इंटीग्रेटिंग है ना, इसी का उदाहरण है, इसी का ये उदाहरण है एकीकृत किस्म, यानी कि किलोवाट हावर जो एनर्जी मीटर होता है ना, वो किसका उदाहरण है? इतना देखिए कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है ना। पहला इसका भाग आपको बताना है कितने भाग में होते हैं, फिर ये इसके बाद ये। अब इसका भी एग्जाम्पल जो है वो एनर्जी मीटर है। तो इतना डीपली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए ये है आज का दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन। अब ये क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आपको बताना है। मुझे यकीन है ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करिए और दूसरे मित्रों तक इसको शेयर कीजिए। चलिए कल फिर से मिलते हैं एक नए अंदाज में और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।